चलो भाई शुरू करते हैं। निकालो शीट। असाइनमेंट लेवल 1 CW सर्कल्स। डाउट्स बोलना शुरू करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बोल दो। 17। 17 आ गया। और बोलो। 17, 23, 33। वो क्या कर पा रहे हैं यार, लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। 17 है, 23 है, और बोलो। 22, 33 बोला आपने। ठीक है। 28 आ गया, और बोलो। 33, 28, 15, 49, 43, 13, 13, 38, 38, 46, 47, 50, 50। दैट्स इट। 69। दैट्स इट। 64, 65 भी है। सॉरी। 64, 65 और कोई डाउट। काउंटिंग नहीं बतानी है। 57। और कोई। आगे सभी के डाउट्स कवर हो गए। ऑनलाइन दुनिया किसी के डाउट रह गए और इनके अलावा कुछ और रह गया तो लिख दीजिएगा चैट में। चलो शुरू करते हैं। इसकी मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ पहले। बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 15 से शुरुआत करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15। द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the square whose three sides are given by। ये 15th है। अभी 15 हुआ किससे है? आप में से किससे नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ है? बता बता। नहीं हुआ? सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर हुज थ्री साइड्स आर गिवन। अब देखो जरा एक काम करते हैं। आपकी बात अभी बोलना शुरू करता हूं मैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। एक लाइन दे दी है ना, ये L1 है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 22। दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 62। ठीक है जी। और तीसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। ये मान लीजिए एक लाइन दे रखी है। ये है x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1414। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर है, नजर आ ही रहा है। m1 m2 -1 है। तो जो फोर्थ लाइन आएगी वो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। दिस वन और दिस वन। अगर ये है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर बनेगा तो इसको सर्कमस्क्राइब करने वाली बात चाहिए। उधर की बात कर रहे हैं तो उधर का स्क्वायर बन जाएगा, उसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की बात करेंगे। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसा तो हमने एक स्ट्रेट लाइन में भी क्वेश्चन करा था, याद होगा कि दो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी स्क्वायर की, तो दो लाइंस निकल करके आई थी। याद है किसी को? याद आ रही है बात ये? है ना? तो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन ने कहा हमसे सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। सर्कल का सेंटर बताना है। मान लेते हैं एक मिनट के लिए ये वो वाला स्क्वायर है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। वो तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे कमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? अब ये एक सिंपल एक सर्कल बनाया मैंने। ये एक सर्कल बनाया। लेटस से ये एक स्क्वायर इसके अंदर में अवेलेबल है, ABCD, है ना? अब अपने आप सोच करके बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो है 90 डिग्री है तो पक्की बात है AC डायमीटर होगा।
एसी डायमीटर होगा, एसी डायमीटर होगा और क्वेश्चन ने क्या कहा, सेंटर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा ए और सी का। तो ए और सी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बन जाएगी बात। ए और सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता। तो ए और सी का कोऑर्डिनेट यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आपको ये लाइन अवेलेबल है आपके पास, ये लाइन अवेलेबल है आपके पास, ये लाइन आ गई, ये लाइन भी अवेलेबल है आपके पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट तो आ गया। क्लियर होगी बात। और अगर आप फोर्थ लाइन आपको निकालनी ही पड़ेगी और निकालने के बाद उसका ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये डायमीटर आ जाए, उसके एंड पॉइंट्स आ जाए और उनका मिड पॉइंट सेंटर आ जाएगा। और फोर्थ लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, अब चले जाते हैं स्ट्रेट लाइन के तरीके पे। हमें पता है स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है तो साइड्स की लेंथ तो बराबर होगी, यानी जो दो लाइन ये वाली पैरेलल है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होगा। यानी जो फोर्थ लाइन की इक्वेशन है उसको मैंने मान लिया x माइनस का 3y माइनस के इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात, ये x माइनस का 3y माइनस का के इक्वल टू 0 मैंने फोर्थ लाइन की इक्वेशन मान ली। अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, दिस माइनस का 14 इक्वल टू 0 मान लेते हैं इसको, c1 माइनस का c2 माइनस के माइनस ऑफ दिस थिंग, तो 14 माइनस का k अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का 9 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जो रिमेनिंग जो दोनों लाइंस दे रखी है, एक दे रखी है माइनस का 22 और माइनस का 62, तो माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस का वो 22 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपके पास मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो यानी दो लाइंस आ गई, दो लाइंस आ गई तो सॉल्व कर लो, आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट हो तो बोलो, कंप्लीट करूं या समझ में आ गया, सोल्यूशन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते। 14 माइनस का के ये कितना बन जाएगा 40, है ना, 40 आ जाएगा ना, 14 माइनस का के, तो 14 माइनस का के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 40, दो ऑप्शन आ गए, तो के इज इक्वल टू 14 माइनस प्लस का 40, यानी के की वैल्यू दो आ गई, 40 ये एक तो 54 आ गया, एक 40 माइनस का 14 माइनस का 26 आ गया, दो ऑप्शन आ गए। ठीक है ना, तो अब आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, जो L4 आप निकाल रहे हो, L4 की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएंगी, ये आ गई 3x+y, 3x+y माइनस का k यानी माइनस का 54 इक्वल टू 0, या फिर 3x+y प्लस का 26 इक्वल टू 0। तो चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा, आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा देख लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ऐसा हो सकता है आपने एक ये निकाला हो, उससे जो बन रहा होगा उसके अलावा वाला केस दे रखा होगा, वो तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है ना। विल हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है, कायदे से तो मल्टीपल करेक्ट में भी दे सकते हैं, दोनों ही आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर मैं पिछली बार इसको ध्यान दूं तो या तो ये सर्कल है या ये सर्कल है, दोनों का सेंटर तो पक्की बात है अलग ही होगा ना, फिर तो मल्टीपल में भी दिया जा सकता है, बाद में चेक कर लेंगे इसको। ठीक है जी, और बोल लो भाई, और कौन यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 17 है ना, 17 के बाद क्या है 22 है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये आप वैसे ही घबरा गए है ना, ये लाइंस की इक्वेशन तो निकल आ रही है ना, फैक्टराइज कर दो आप, एक क्वाड्रेटिक को, एक्स में जो क्वाड्रेटिक है और वाई में जो क्वाड्रेटिक है उसको फैक्टराइज कर दो, पहली को फैक्टराइज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 6 × x−2 = 0। तो प्लॉट कर लो सीधा सीधा, एक लाइन आ गई x = 6, एक लाइन आ गई x = 2, फैक्टराइज किया, अगली लाइन की बात करूंगा तो कितना बन जाएगा 10 और 4, y = 10 और y = 4, सही है ना। इन चारों को प्लॉट कर दो आप लोग, चारों को प्लॉट करोगे तो सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दिस रेक्टेंगल, लीजिए ये प्लॉट कर देते हैं, एक आ गया x = 2, एक x = 6, ये लाइन x = 2, दिस इज 2,0 वाला पॉइंट आ गया ये, और x = 6 आ गया ये वाला पॉइंट, दिस इज x = 6। अब y = 4 और y = 10, ये रहा y = 4 और ये रहा y = 10, लेट अस से, है ना, ये रहा P
क्यू आर एस, पी क्यू आर एस सभी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास अवेलेबल है, कोई चक्कर नहीं इसके अंदर में, तो है ना, समझ में आ रही है बात ये। सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल, जो सेंटर चाहिए उस सर्कल का जो कि इंस्क्राइब्ड है इस रेक्टेंगल के अंदर में, इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, यानी ऐसा कुछ सर्कल की बात हो रही है ना। इसका सेंटर कैसे निकालोगे बोलो जरा, कौन बताएगा इसका। हाँ ये गड़बड़ लग रही है मुझे ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर होना चाहिए था, तभी तो सेंटर, तभी तो सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा ना, रेक्टेंगल की बात नहीं होगी यहाँ पर। चेक कर लो एक बार, हो सकता है इसने क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है 6, गड़बड़ है ये ना, गड़बड़ है, कुछ तो पंगा है इसके अंदर में, है ना। हो ही नहीं सकता ना पॉसिबिलिटी, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात ही नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ है। प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन, है ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाटा के अंदर में इनकरेक्ट डाटा है। चलिए 17th के बाद कौन सा क्वेश्चन था, 22 की बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, इफ दिस लाइन कट्स द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसा तो क्लास में किया था हमने क्वेश्चन, क्या करेंगे इसके लिए, ये लाइन अगर सर्कल को दो जगह पर काट रही है, इसका मतलब ऐसा केस आ गया, ये लाइन, इस सर्कल है, ये लाइन है, दो जगह काट रही है, तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो क्या आएगा, रेडियस से छोटा आएगा, खत्म हो गई बात, आंसर आ जाएगा। याद है तो कराया हुआ है मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, वो मॉड की टर्म्स में आएगा, शुड बी लेस देन द रेडियस, या दूसरा तरीका, x की वैल्यू या y की वैल्यू इक्वेशन में दूसरी में पुट कर दो, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x और y एंड पुट इट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि लाइन दो जगह काट रही है, d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, समझ में आगे बात, क्योंकि एक सीकेंड की तरह एक्ट कर रही है। डन, अंडरस्टूड है बात। हाँ जी डन, ओके, नो कंफ्यूजन, ठीक है जी। चलते हैं अब अगली बात पे। 22 के बाद क्या डाउट था, ध्यान है, 22 के बाद आ जाएगा आपके पास डाउट 28, और 28 के बाद क्या नंबर है, 28 के बाद 43, 28 के बाद 33 है, 28 और 33 की बात कर लेते हैं अभी हम लोग, 28 और 33, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया 28 में, द सर्कल टू विच 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ऑब्वियस सी बात है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ओरिजिन से 2 टेंजेंट बनाई जा सकती है, इनमें से कौन सा सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है, हमें पता है बात, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, और पॉइंट एक्सटर्नल है या इंटरनल है वो कौन बताता है, S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, लेस देन 0 तो इनसाइड। अब 0 0 पुट कर लो, पहले ऑप्शन के अंदर में नेगेटिव आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में तो 0 0 पुट करो नेगेटिव आ रहा है ना, तो पॉइंट तो इनसाइड लाई कर रखे 0 0, वो तो हटा दो। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर में ऑब्वियस सी बात है, तो एक और ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने, बोथ 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गई बात ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन वन टू ईच ऑफ दीज 2 सर्कल्स, यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल वाली बात नहीं है, डायरेक्टर सर्कल में 2 टेंजेंट एक ही सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है, यहाँ पर 2 सर्कल का जिक्र किया गया है, तो ठीक है 33 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 में एक दोनों का सेंटर सेम है, एक ये रहा सर्कल और एक ये रहा सर्कल, एक का सेंटर है √8 और एक रेडियस है √8, और एक का है √12, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन वन टू ईच ऑफ द सर्कल्स, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के ही बाहर ये पॉइंट लाई करेगा, इनके बीच में तो लाई नहीं करेगा, तो इसके ऊपर टेंजेंट तो बनेगी नहीं, करेक्ट होगी बात ये तो ना, दोनों सर्कल के बाहर ही लाई करेगा वो पॉइंट, ठीक है जी, एक पॉइंट ये आ गया। अब ये ऐसा कुछ बोला गया है ना, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है H, K, और ये दोनों के ऊपर टेंजेंट बनाई गई है, locus of point of intersection of the perpendicular tangents drawn one to each of the circles, ठीक है जी। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यानी ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, अब ये इस सर्कल का सेंटर है जो कि अपने को पता है 0, 0 है,
यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हुआ, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हुआ। अब ये पता लग गया कि जो ये एक जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है, ये पक्की बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पक्की बात है। इनफैक्ट वो एक रेक्टेंगल है, साफ पता लग रहा है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि एक का रेडियस √12 है, एक का रेडियस √8 है, दोनों लेंथ बराबर तो नहीं है। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो पक्की बात है इसको भी 90 होना पड़ेगा। वो तो डायग्राम हमारा इस तरीके का बना हुआ है, डायग्राम को बनाना चाहिए तरीके से अपने। क्लियर होगी बात? ये पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये तय हो गई बात कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन गया, तो अब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो बताओ जरा क्या करेंगे इसके अंदर में, क्या दिमाग लगाए इसके अंदर में? कौन बताएगा इसके अंदर में क्या करें? रेडियस की लेंथ ये मालूम है, ये मालूम है। और अब बोलो आगे। मतलब मैं ओ ओपी ज्वाइन कर दूं, ये कह रहे हो? ओपी ज्वाइन भी कर दिया मान ले हमने, ओपी ज्वाइन कर दिया, मुझे क्या पता कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, तय है ये बात, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर तो नहीं हो रहा है काम, दो सर्कल के ऊपर हो रहा है, तो बराबरी तो नहीं है। ओपी, ओपी तो नहीं नहीं, आप मेरी बात समझो। ये डिस्टेंस तो आ गया अपने पास √12, है ना। ओपी की बात करें, वो आ गया √h² + k²। ठीक है। अब इसकी क्या बात करें, ये इसमें, इसमें और इसमें मिलकर के तो पाइथागोरस लगाओगे अगर लगाओगे। बिल्कुल ठीक बात, परफेक्ट बात है। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है? √8, तो ये भी कितनी होगी? √8, क्योंकि ये और ये रेक्टेंगल बनेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, ये और ये तो एडजेसेंट बराबर नहीं होंगी, तो ये √8 आ गया। तो ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 12, √12 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। √8 का स्क्वायर, समझ में आ रही है बात? ये 12 + 8 यानी 20। समझ में आ गई बात? यानी ये √12 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? दोबारा पूछ लो। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ऐसे समझो। ये एक ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है, उसको छोड़ दो। ये पॉइंट अगर ओ है, ये पॉइंट अगर पी है, ये अगर √12 है, तो ये √8 बनेगा। ये √8 है तो ये भी √8 बनेगा। वो अलग बात है, नजर बड़ी आ रही है, सही है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी, सही है। पर समझ में आ गई बात ये? ठीक है। तो बस ओपी का स्क्वायर कितना बन गया? h² + k² इज इक्वल टू 12 और 8 20, यानी x² + y² इज इक्वल टू 20। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। प्रदीप समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दो अभी भी। 33 तक किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, पक्का? पारस क्लियर होगी बात? टिल 33 वी आर डन। 33 के बाद हम बात करेंगे किसकी? ये हो गए, ये हो गए। 33 के बाद 43, 38, 43, 49, 46, 38, 43, 46, 49, इनकी बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है? इफ दिस लाइन टचेस दिस सर्कल, लोकस ऑफ h, k इज अ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है जी, ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38, अगर कोई लाइन टच कर रही है तो ये रहा सर्कल, उसका सेंटर है 0,0, ये लाइन को टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कितना है? 0, 0, तो 0 + 0 माइनस का 1/a अपॉन √h² + k² का मॉड्यूलस इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है? a यूनिट्स। सही होगी बात यहां तक? पहली कंडीशन लगा दी। अब क्वेश्चन ने पूछा लोकस चाहिए किसका? h और k का। तो बस h की जगह x, k की जगह y पुट कर दो, आंसर आ गया। h की जगह x, k की जगह y पुट कर दो, विल गेट योर आंसर। क्या बनेगा? इधर ले जाओ, ये माइनस को हटा दो, तो ये बन जाएगा कितना? 1/a² इज इक्वल टू √h² + k²। ये नीचे a आएगा, 1/a², ये बन गया। स्क्वेयरिंग कर दो तो बन जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 1/a⁴ आ गया। तो एक सर्कल आ गया जिसका की रेडियस क्या आ गया? 1/a² आ गया, 1/a² आ गया। समझ में आ गई बात? सो वे डन विद क्वेश्चन नंबर 38। 43 की बात कर लेते हैं। 43 में डाउट है क्या? किसका डाउट है 43?
सुन लो 43rd में क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन दे रखी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस दीज टू लाइंस सेंटर एंड रेडियस। चलो बना लेते हैं, जो बोला गया है उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया दिस इज द 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस दीज टू लाइंस। अब ये दो लाइंस है, ये दोनों पैरेलल नजर आ रही है। एक सर्कल है, वो दो लाइंस को टच कर रहा है, और वो दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा रिक्वायर्ड सर्कल का, डायमीटर होगा रिक्वायर्ड सर्कल का। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या बन जाएगा, C1 माइनस का C2, यानी 10 माइनस ऑफ माइनस, यानी 10 प्लस 30 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 10 प्लस 30 इज 40, 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी 8 आ गया। ये बात समझ में आ गई, 40/5 यानी 8 आ गया। 8 क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब डायमीटर आ गया, क्या पूछा है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कितना आ गया, 4 आ गया। तो ठीक है जी, या तो ऑप्शन नंबर 1 होएगा या ऑप्शन नंबर 3 होएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियस 4 आ गया इसका, इसका जो रेडियस है वो आ गया 4। अब ये लाइन जो है ना 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या है, डायमीटर है इस सर्कल की। अब डायमीटर है, अब 2x प्लस वाई, इसकी स्लोप आ रही है -2, तो वो तो कोई भी लाइन ऐसी है, ये एक डायमीटर है ना। दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, करेक्ट है बात ये। अब इस सर्कल की एक डायमीटर है, तो इसका मुझे सेंटर चाहिए, ये कैसे निकालोगे, ये तो फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। दोबारा बोलो, वैल्यू किसकी पुट करोगे, हाँ ऑप्शन की पुट कर लो, फिर तो कोई बात ही नहीं। ऑप्शन की सेटिस्फाई जो हो रहा है वो आपका सेंटर आ जाएगा, तो वही बात, वैसे निकाल नहीं सकते विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, 43rd इज डन, क्लियर। 43rd के बाद अपना कौन सा डाउट है, 46 और 49। 46 और 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच टचेस द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड दिस लाइन। ठीक है, 4x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 24। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। x आ रहा है -6 और y आ रहा है 8। तो ऐसा कुछ, ये आ रहा है -6,0 और y आ रहा है 0,8। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है अपने से, एक सर्कल की इक्वेशन विच टचेस द x एक्सिस एंड द x एक्सिस एट द ओरिजिन एंड दिस लाइन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है और इस लाइन को, ऐसा कुछ होगा। और तो कोई तरीका नहीं बनता, या कोई और थॉट हो सकती है, बताओ। विच टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, टच कर रहा है तो सर्कल उसके ऊपर लाई करेगा, तो यानी ये ऐसा कुछ हुआ पूरा का। समझ में आ गई बात ये वाली, पक्का। ठीक है जी। अब सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन, तो ठीक है, एक काम करो, क्या करोगे इसके अंदर में, सर्कल का सेंटर मान लिया, 0,a आ गया। या तो ऑप्शन दिए हुए उनमें से ट्राई कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। क्योंकि सर्कल ऐसा इधर कर सकता है, और ऐसे ही एक सर्कल नीचे भी हो तो बन सकता है, ऐसा कुछ, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर जाएंगी, इसीलिए हर एक ऑप्शन के अंदर में दो आंसर दिए गए। सही है ना, ये तय हो गई बात। एक, दोनों सर्कल होंगे, एक का सेंटर 0,a होगा, दूसरे का सेंटर 0,-b होगा, ये कंफर्म है। सही है ना, यानी ध्यान से देखो, पहला आपके पास मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 होगा, तो पक्की बात है ऑप्शन नंबर 3 और 4 आंसर का हिस्सा नहीं होंगे, ये श्योर हो गई। ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से ही होगा, ये कंफर्म होगी बात।
अब ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से हो गया, तो जो ऑप्शन दे रखा है उसको ट्राई करके देख लो। अगर उसका सेंटर मान लीजिए 3,0 आ रहा है, 0,3 आ रहा है सेंटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इस लाइन का वो रेडियस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है बात खत्म होगी, वो आंसर है। समझ में आ गई बात? सही है ना? क्लियर है? पक्का दिया? समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा है ना? अगर इसका सेंटर मान लीजिए 0,3 आ रहा है, तो इसका रेडियस भी 3 आना चाहिए। उस लाइन से, जो गिवन लाइन है उससे डिस्टेंस 0,3 पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है वो शुड बी इक्वल टू रेडियस यानी 3। करेक्ट होगी बात? ठीक है, आगे समझ, बताने की जरूरत तो नहीं, आगे कुछ और? क्लियर? पक्का समझ में आ गया? which the same concept applies on the another circle also. So it is not mandatory that you always solve a question. इंपॉर्टेंट है आपका आंसर आना चाहिए, जैसे मर्जी हो करो, कोई भी तरीका। क्लियर? चलिए जी, 46 इज डन। 46 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन दोबारा बोलो। 47 बताना, 47 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में दिया हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट 0,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव। ये तो आप डायग्राम बना ले, देखो जरा, ये एक, ये कह रहा है 0,3, ये पॉइंट है लेटस से, दिस इज 0,3 है ना। एक सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग दिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ है इनफैक्ट। ऐसा कुछ है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट 0,3, ये पॉइंट आ गया 0,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये 2 यूनिट का आ रहा है। तो ठीक है, एक काम करो, यहां से एक सर्कल का ये सेंटर आ गया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इस पे हो जाएगा, और ये इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है ना। अब इस सर्कल का सेंटर, अब ये डिस्टेंस है 3, तो कॉमा 3 मान लीजिए, और इसका रेडियस आ गया a, है ना। ये डिस्टेंस मान लीजिए a यूनिट्स आ गया। क्लियर होगी बात ये? तो a,3, और ये पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा दो, ये a यूनिट्स है तो रेडियस a यूनिट्स है, तो यानी ये भी a है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, a आ गया, a आ गया तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? हाँ भाई, डन, अंडरस्टूड है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 49 था मेरे ख्याल में। 49 क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ये जिन भी क्वेश्चन में थीटा की जगह एच थीटा नजर आ रहा है, दे आर रिलेटेड टू द हाइपरबोलिक फंक्शन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेलेबाई, है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन वाली बातें होती है, उनको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर दो उनको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 तक अपने हो गए, अगली बात पे आते हैं। 49 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? यहां तक वी आर डन, है ना। चलिए, 50, 69, 50, 64, 65, 66 और 57। 50, 57, 64 से लेकर के 66, पहले इनकी बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 50 में पिछले क्वेश्चन में ए तो पॉजिटिव ही आएगा ना, कारण कि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र कर दिया और ए रेडियस है, तो रेडियस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव वाला नलीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में, तो दिस सर्कल द टेंजेंट एट अ पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई/4। तो इस सर्कल को आप उसमें कन्वर्ट कर लो ना, कौन से फॉर्मेट के अंदर में, सेंटर जिसका दिया, सेंटर वाले फॉर्मेट में ना, इसका सेंटर क्या आ रहा है और रेडियस क्या आ रहा है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 और y1 क्या है, सर्कल के सेंटर आ गए, तो पॉइंट आ गया। पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करने वाला अगर आ गया, तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), वो तरीके से। समझ में आया या करके बताऊं? कर दूं? कर दूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है जिस पॉइंट पर थीटा पाई/4 होगा, तो सर्कल का सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना आ गया इसका, -4,2। करेक्ट होगी बात ये? क्लियर है? -4,2। रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज अंडर द रूट ऑफ 16
+4 -4, ये कट गया, रेडियस कितना आ गया 4। यहां तक बात समझ में आ गई, रेडियस 4 आ गया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में नहीं है जी, रेडियस आ गया। अगली बात पे आते हैं। अब सर्कल का पॉइंट कौन लाई करेगा थीटा जब π/4 है, तो पॉइंट क्या आएगा x1 + r cos थीटा। x1 यानी -4 +4 cos π/4 यानी ये रहा, और y1 + r sin थीटा यानी 1/√2। सही है, ये पॉइंट आ गया, क्लियर होगी बात, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, 100% ओके। तो ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, इस पॉइंट को x1 y1 मानते हुए x² की जगह x(x1), स्क्वायर की जगह y/y बन जाएगी बात। अब तो निकाल लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्योर है ना, आपकी इच्छा, ये तरीका भी सही है। एक और तरीके से आप निकालना चाह रहे हो, तो ये एक सर्कल आ गया है ना, और ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर, लेटर से ये थीटा है π/4, और अगर आपका ये पॉइंट आ गया है ना एक तरीका, और आपको ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, एक और काम कर सकते हैं आप लोग, इसकी स्लोप तो निकल जाएगी, m1 m2 = -1, ये आ गया, और ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लो, ये भी तरीका सही है। ठीक है ना, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 57 बोलो, 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नहीं नहीं, ये तो करना ही नहीं है ना, ये तो मैंने हटाया हुआ है। पोलर कॉन्जुगेट पॉइंट, लाइन इनवर्स पॉइंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लिखा तो है नॉट फॉर मेंस, तो वो इनवर्स पॉइंट्स वगैरह भी वो इसलिए हटाया नहीं था, बस वो ऑर्डर बिगड़ जाता इसलिए नहीं हटा करके दिया था। ठीक है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। 57 किसी ने पूछा है, 57 द पॉइंट्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल आर। हाँ जी, इसको क्या करेंगे 3,2 2,3, ये भी कॉन्जुगेट पॉइंट से रिलेटेड है, ये भी आप क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 64 से लेकर के 66 पर, 64 से लेकर के 66। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होती है, t² = SS1। पेयर ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t² = SS1, t² = SS1। अब सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x² + y² = 4, x² + y² -4, ये आपके पास s आ गया। t का मतलब क्या आ गया, अब पॉइंट है 2,1, 2x + y × -4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू s, यानी 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ x² + y² -4, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, डन होगी बात, t² = SS1। 64th क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, वही बात, यहां पर पॉइंट 0,0 आ गया, तो यहां पर भी t² = SS1 है, और बस पॉइंट 0,0 आ गया, 0,0 पॉइंट कर लोगे, कोई इश्यूज तो नहीं है, टी लिखना आता है, कोई इश्यूज नहीं है, कंफर्म है, ये तो बात सेम क्वेश्चन है इसी तरीका। 65 हो गया, 66 और 67 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दीज टू सर्कल्स, अरे भाई दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे चेक करते हैं, C1 C2 और R1 + R2 निकाल लो। C1 C2 अगर R1 + R2 के बराबर है तो एक्सटर्नल टचिंग है, C1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 + R2 है तो वो अपार्ट है एक दूसरे को, और लेस देन है तो वो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। हो जाएगा क्वेश्चन भी। 66 हो गया। 67, दीज टू सर्कल्स, वन लाइज आउटसाइड द वन लाइज, ये भी वही चीज है, सेम है, 66 67 दोनों सेम है, क्लियर। इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन बच गए थे आपके, कौन से, आपका है केवल 70 नंबर है ना क्वेश्चन बस, और तो हाँ जी 69, 69 भी छोड़ दो, सिमिलिट्यूड ऑफ द सर्कल ये छोड़ दो, दिस इज नॉट अ पार्ट। 70 भी वही है, छोड़ दो। 69 70 यू कैन स्किप इट। 68 तो आपको आता है, मैंने बताया हुआ है करना, है ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, दोबारा वही तो है, पोजीशन ऑफ सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट्स वाला तरीका, है ना।
और 71 72 बताना है। 71 दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 भी आएगा, ये आप भूल गए थे इसलिए आपका आंसर नहीं आया। याद आ रही है ना बात, ये मैंने केसेस बना करके समझाया भी था कि C1 C2 एक केस में R1 माइनस R2 के मोड के बराबर आता है, एक में बड़ा आता है एक में छोटा आता है, ये बोला केस। क्लियर? हाँ भैया डन। और कोई डाउट समस्या? कोई टेंशन नहीं है। तो मैं मान लू सर्कल का असाइनमेंट लेवल 1 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरी तरफ से आपने जिन बच्चों ने एडवांस की असाइनमेंट सर्कल की शुरू कर दी है पैकेज, बहुत बढ़िया, नहीं करा है तो कर दो। अब कोई परेशानी नहीं, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की करने की जरूरत नहीं है, आपको सिक्वेंशली सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इस असाइनमेंट में से 70 क्वेश्चन में से 70 में से 5-10 आप हटा लो, हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो 60 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 10 से 15 डाउट थे, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। किसी में कोई डाउट था या कोई छोटा मोटा डाउट था, इसका मतलब द थिंग्स आर अंडर ग्रिप, ठीक है ना। तो दैट्स अ गुड थिंग। चलिए ये पकड़ लो, अब दे दो मेरे को स्ट्रेट लाइन। लीजिए, लो भाई साहब आपकी स्ट्रेट लाइन की शीट दे दो, पीछे होंगी दो। भाई साहब स्ट्रेट लाइन यही है। हम्म, यही तो है। अच्छा लिख लो, मार्क कर लो। क्या ये सर्कल लगाए वो वाले हैं? बस ठीक है, मैं लिख दूंगा, कोई बात। चलिए भाई, हम सर्कल के बाद अब हम स्ट्रेट लाइन के लेवल 1 CW के डाउट्स की बात कर रहे हैं। चले भाई, स्ट्रेट लाइन में कितने क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा नहीं है इसमें तो, केवल 42 क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन असाइनमेंट लेवल 1 CW। चलो भाई डाउट्स बोलना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4, 7 8 और बोल दो। एक मिनट दे दो। पहले वाला क्वेश्चन आपका बाद में देख देता हूँ दोबारा, है ना, जो आपने लिखा है मेरे से पूछ लेना। 4 7 8 और बोलो। 20 21 22 26 और कोई 17 30 36। अच्छा जी, ये भी देख लूंगा, टेंशन ना लो, और बोलो। बस, दैट्स इट। क्या ईमानदारी से सभी ने करेंगे भी? पक्का? दिया नहीं करें? थोड़े से मतलब दो, एक है, 10 11, 10 प्लस 11 मतलब 21, 42 भी है, ओके सर। और 40 और इधर क्वेश्चन लिखा है क्या मैंने? हाँ लिख दी है भाई साहब, लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 32, 33, 38
और 42 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है जी, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। और तो नहीं कोई डाउट है किसी का? चलिए इसको भी निपटारा करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। The equation of a straight line cutting off an intercept of 8 on the x-axis and making an angle of 60 degree with the positive direction of the y-axis. इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कह रहा है इंटरसेप्ट 8 का x एक्सिस के ऊपर है। मान लीजिए ये लाइन है ना, और इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन दी x एक्सिस। तो यहाँ पर तो 8,0 की बात हो रही है, वरना -8 लिखता तो -8,0 की बात होती। 8,0 and making an angle of 60 degree with the positive direction of the y axis। अब ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में दो बातें आती हैं, या तो ऐसे लाइन जा रही है या ऐसे लाइन जा रही है। सही है ना? ठीक है ना? हम एक चीज जानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस ये होती है, ये लिखा ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। इस लाइन ने 60 डिग्री का एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में ये बनाऊं, ये 60 तो नजर नहीं आ रहा, पक्की बात है नहीं आ रहा, है ना? और तो क्या तरीका बन सकता है, इधर ही लाइन काटेगी। और इधर की बात करूं, मान लो इधर का एंगल बनाऊं, तो वो तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में बन गया, वो नहीं चाहिए। और इधर की बात करूं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, ये कितना एंगल है, ये 60 डिग्री पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 है। बोलो सही है क्या? ये 30 है, तो मतलब इस लाइन की बात हो रही है, मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्लोप वाला क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो बस अब आंसर निकाल लो आप, क्या बन जाएगा, y-0 = 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस का 8। जो भी आंसर आएगा मैच कर लो। क्लियर होगी बात? आगे समझ? डन। 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस का क्या मतलब हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन बना रहा है उस हिसाब से, और क्या आंसर दिया हुआ है? ऑप्शन 2 नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। विद पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस क्या लिखा है फोर्थ में, tan 150 डिग्री दिया हुआ है एंगल। वेरीफाई करते हैं दोबारा, तो गलती ना करिए हमने। एक मिनट। इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 8 ऑन द एक्स एक्सिस, 8 का तो मतलब यही होगा, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। एक काम करें, अगर हम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो तब आएगा जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, जब हम इस एंगल को 60 मान लेंगे तो ये 30 मान लेंगे, और ये 30 हुआ तो ये 30 हुआ, नहीं तो ये 150 हो जाएगा उस केस में। तो यानी ये तो ये 60 मान रहा है, ये 60 मान रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा वेरीफाई कर दूंगा, मेरे हिसाब से नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लिखा, पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं लिखा उसने, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन तो माय डियर ये होती है ना। अब फिर भी मैं इसको दोबारा देख दूंगा। देखो मेरी बात समझो, दो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, इधर ध्यान दो हमें। या तो ये एंगल है, ये लाइन हो सकती है। अगर ये लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बना, वो तो यही एंगल कहलाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात, है ना? और अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये लाइन है और उसने एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 60 डिग्री बनाया, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन हुई वाई एक्सिस। सही है ना?
तो ये एंगल 60 की बात नहीं कर रहा, और ये 60 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूस ही होगा, पक्की बात, ठीक है ना। तो कुछ मुझे लग रहा है आंसर में झोल है। दोबारा इसको एक बार आफ्टर द डिस्कशन इज डन फिर देख देंगे इसको। नहीं, बट इंटरसेप्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर में तो जहां काटा वहीं का पॉइंट दिया गया होता ना। इंटरसेप्ट 8 ऑन एक्स एक्सिस, या वो लिखता, अगर जो आप कह रहे हो -8,0 तो इंटरसेप्ट -8 ऑन एक्स एक्सिस लिखता वो, ठीक है ना। सर्कल के अंदर में बात अलग होती है, वहां पर डिस्टेंस होता है इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन के अंदर में इंटरसेप्ट का मतलब जो जहां काटा वहीं पर की बात करेंगे हम लोग, सही है ना। फिर वेरीफाई, डोंट वरी, ये दिमाग में रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को दोबारा हम देखते हैं कि इसमें कोई और चीज हो तो नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे अब हम लोग। द नंबर ऑफ लाइन्स दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन, the number of lines that are parallel to this, 2x plus 6y minus 7 equal to 0, ये एक लाइन दे रखी है ना। नंबर ऑफ लाइंस जो कि पैरेलल है, नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन एंड हैव एन इंटरसेप्ट ऑफ 10 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत आसान सवाल है, जो भी इसके पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, 2x plus 6y plus k equal to 0, सही है ना। और वो लाइन ने क्या करा, उसने काटा इंटरसेप्ट ऑफ 10 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक बार y को 0 कर दो तो क्या पॉइंट आ रहा है, -k/2। अब वो कहीं पर भी मान लो तुम अपनी मर्जी से, लेट अस से ये -k/2, 0 मान लिया, और x को 0 कर दोगे तो -k/6 आ रहा है, 0, -k/6 आ रहा है। हमें इतना पता है, ये जो डिस्टेंस है ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, पुट इट इक्वल टू 10, वहां से k आ जाएगा, वो आंसर आ गया। हमें नहीं पता कि k पॉजिटिव है या k नेगेटिव है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्लियर हो गई बात, हाँ भाई समझ में आ गई बात। तो k की जो जो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी उनको प्लॉट कर लोगे और वो उतने आंसर आपके पास आ जाएंगे। जितनी k की पॉसिबल वैल्यूज उतने आपके आंसर। नहीं, नंबर ऑफ लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है ना। आप अपने आप सोच करके देखो, 2x plus 6y माइनस का 7, एक बार मैं इसको आपकी भाषा में समझाता हूँ, है ना। ये दिया हुआ है 2x plus 6y इज इक्वल टू 7, इसका ये लाइन आ रही है ना, ये एक लाइन आ गई। इसके पैरेलल जो भी लाइन मुझे बनानी है उसका की इंटरसेप्ट 10 आना चाहिए बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जितनी भी लाइन बनेगी इसके पैरेलल ऐसे 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 बनेगी, ऐसे ऐसे बनेंगे, पक्की बात है। तो डिस्टेंस किसका 10 आ रहा है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, मान लो इस वाली लाइन का डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका तो नहीं आएगा ना फिर अगली का, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है। हाँ, इसके काउंटर में इधर भी लाइन का वही चीज आ जाएगी। ये देखते ही मुझे लग रहा है कि दो ही आंसर होगा इसका। क्या आंसर है इसका, है ना। चेक करने की जरूरत नहीं है, डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं हम इस बात को बिना सॉल्व करे। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था, 8th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if this line makes equal intercept on the axis then the value of k is, ध्यान से देखिए, ये लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट बनाए एक्सिस के ऊपर। अब कोई भी लाइन, याद करो नोट बना करके लिखा हुआ, अ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इसकी स्लोप क्या होती थी, -1, क्योंकि ये केस हो जाएगा ना, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे, ये वाला केस, इसकी भी और इसकी स्लोप दोनों ये और ये बराबर है, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, -1। तो स्लोप हैज टू बी इक्वेटेड टू -1। स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप कैसे निकलती है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इसका बताओ, 1 माइनस का 2k। बोल दो समझ में आ रही है क्या बात। अरे दोनों एक्स को क्लब करोगे ना, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, -1 प्लस का k, पुट इट इक्वल टू -1, जो k की वैल्यू आ गई आंसर, खत्म बात। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 25, 21, 22, 25।
17। ओहो, बंदे को अपने डाउट याद रहते। क्वेश्चन नंबर 17। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है जी। एक ओरिजिन है और दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बीसी एंड इंटरसेक्टिंग ओबी एंड ओसी whose perpendicular distance from this is, ये निकालनी। चलो प्लॉट कर लेते हैं क्या बोला गया। एक ओ पॉइंट है, ओरिजिन है 0,0 है, ठीक है जी। एक बी है -3, -1, बी पॉइंट है -3, -1, यहां पर कहीं आएगा बी पॉइंट। और सी पॉइंट है -1, -3, -1, -3, ये सी पॉइंट है, ठीक है जी। इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये एक ट्राइंगल बन गया है ना, ओबीसी एक ट्राइंगल बन गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग द साइड्स ओबी एंड ओसी, ये बीसी के पैरेलल है, ओबी को और ओसी को इंटरसेक्ट कर रही है। एंड हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। बीसी की स्लोप निकाल लो पहले। बीसी की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ बीसी वो क्या आ गई, y2 माइनस का y1, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस का 3, तो कितना बन गया, -2 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ गया, -1 आ गया। यानी इस लाइन की रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई -1, सही है ना। तो इक्वेशन, अब ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना हाफ आ रहा है ओ से, ठीक है। तो एक काम कर दो, एक लाइन, कोई भी लाइन की इक्वेशन y = mx + c होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन मान ली y = -x + का c, यानी y + x - का c = 0, ये मैंने लाइन की इक्वेशन मान ली। इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो 0 + 0 -c/√2 इज इक्वल टू 1/2। वहां से आप c निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई है। समझ में आ गई बात। दो वैल्यू आएंगी, उनमें से एक रिजेक्शन एक सिलेक्शन में जाएगी, वो इस बात पे निर्भर करेगी कि हमें तो इधर की लाइन चाहिए उधर की नहीं चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी लाइन, ओरिजिन किस तरफ लाई कर रहा है उस तरफ से पता लगेगा। या आप ऐसे जान लो, मान ले सी की वैल्यू आ गई तेरे पास, जो भी वैल्यू पुट कर दी तूने, लाइन की इक्वेशन लिख ली, वन ऑफ द लाइन, दो अलग अलग लाइन आएंगी, एक लिख ले तूने, लिख ली। अब या तो ये एक लाइन ऐसी आ रही है या दूसरी ऐसी आ रही होगी, क्योंकि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस हाफ आ रहा है, वो इधर भी हाफ होगा और उधर भी होगा, दो जगह पर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, दो जगह, एक इधर भी रहेगा और उधर भी रहेगा। कैसे पता लगे कौन सा वाला आंसर सही है, उसका तरीका ये है कि अगर मैंने जो लाइन लिखी है वो ये वाली है ना, तो उस केस में बी का पोजीशन और ओ का, दोनों का साइन क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर ये वाली है तो दोनों का सेम साइन आएगा, भले दोनों नेगेटिव आए भले दोनों पॉजिटिव आए। आगे बात समझ में, दोबारा बोलो। तो वो नहीं चाहिए ना, जो दोनों, ये वाली नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई, बिकॉज दिस इज द नॉट द लाइन इंटरसेक्टिंग ओबी एंड ओसी। हमें तो वो चाहिए ना जो ओबी और ओसी को इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल तो है, मेरी बात समझो, इसीलिए मैंने प्लॉट कर दिया। मुझे तो वो, क्या मुझे ये लाइन चाहिए या ये लाइन चाहिए, मुझे बताओ। अरे दोनों नहीं चाहिए ना, मुझे वो लाइन चाहिए जो ओबी और ओसी को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्राइंगल का लाइन, ट्राइंगल का हिस्सा को, ट्राइंगल का सेगमेंट। क्वेश्चन पढ़ जरा दोबारा ध्यान से। नो डाउट आपकी बात सही है, जब एक ट्राइंगल का जिक्र कर दिया तो उस हिस्से की बात हो रही है। समझ आ गई बात। नो डाउट आपका पॉइंट सही है कि सर ये लाइन इधर भी तो बढ़ेगी, ये लाइन इधर भी तो बढ़ेगी। अरे तभी तो ऐसा हो रहा है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन ये वाला ट्राइंगल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन उधर वाला ट्राइंगल। होगी बात, सही है ना। चलो बढ़िया, ये बात भी समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर था ये 17 था। अब 17 के बाद क्या क्वेश्चन नंबर है, 21, 22 है ना, 21, 22, 26, 25, 21, 22,
25, 26 इनकी बातें कर लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, 2 इसका रूट है तो 4a, 21 में 2 इसको सेटिस्फाई करा दो, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये तो आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दिस लाइन ax प्लस 2by प्लस 3c इक्वल टू 0। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दिस लाइन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताओ जरा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब क्या हुआ? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो, कौन कौन बताएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, अरे एक काम कर लो ना, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना? a/3x प्लस 2b/3 × y प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर कर ले तो a आ गया, x/3 इक्वल टू 4 आ गया। x/3, अरे फैमिली ऑफ लाइंस में याद नहीं ऐसे करते थे, कंपेयर कर लेते थे। x/3 इक्वल टू 4, x आ गया 12 और यहां से क्या आ जाएगा? 2y/3 इज इक्वल टू 2। वहां से y निकाल लो, आ गया आपके पास पॉइंट। ऐसा नहीं करना तो आप, एक और तरीका बताया हुआ था मैंने, क्या? यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फॉर्मेट में क्रिएट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई क्या आएगी ना माय डियर, ए और बी की नहीं निकालोगे आप, एक्स और वाई ही तो चाहिए आपको, किस पॉइंट पास कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? आयान किस चीज का पेपर था? फाइनल पेपर है? ये कौन सा स्कूल है तेरा भाई, इतनी जल्दी क्यों ले लेते हैं? 12वीं के भी जल्दी पेपर होते हैं क्या इनके? 12वीं के भी बोर्ड के जल्दी कर लेते हैं? अच्छा ठीक है, चलो अब आपका पेपर कैसा हो गया? अच्छा हो गया? ये कह रहे हैं कि मूवी देखते हो, हाँ पास हो जाओगे आप? पक्का? नहीं, धुरंधर मूवी तो नहीं देखी है कि थोड़ा? अच्छा नहीं, असर हो अभी? अच्छा। हाँ बेटा, नहीं यहाँ तक चलने आगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए द सेट ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए द सेट ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो ये उस फॉर्मेट में लिख लो ना, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ए वाला पोर्शन अलग कर लो, ये क्या बनेगा? इसको ऐसा लिख लो आप, 3ax प्लस एक्स माइनस 2ay माइनस 3y प्लस 9 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ए वाला पोर्शन अलग लिख लो, ये कितना बन गया? 3x माइनस 2y माइनस 1 प्लस x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। L1 इक्वल टू 0 यानी ये वाली लाइन L1 इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन यानी L2 इक्वल टू 0 है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको सॉल्व कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का डन होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? पारस आप लिख नहीं रहे? लिख नहीं रहे हो? क्यों? कर लिए सारे? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 25 और 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral formed by these lines। ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है, एक क्वाड्रिलेटरल की 4 लाइनें दे रखी हैं, रक्षित बातों में लगे हुए। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, पहली लाइन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ऐसी एक और लाइन दे रखी है, ये दोनों पैरेलल होगी। और 1 बाई बी 1 बाई ए वाली दो अलग दे रखी है, तो दो अलग पैरेलल है, दो अलग पैरेलल है। ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है जो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है, लेकिन क्या ये आपस में 90 डिग्री पर आ रही है, ये चेक कर लो। एक की स्लोप नहीं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर तो नहीं आएंगी। ठीक है ना। हाँ, इंटरसेक्ट तो करेंगी करेंगी ना, अगर पैरेलल हैं, वही केस होता है जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एल से पार्ट एंगल क्या आएगा, ये तो इस बात पे निर्भर करेगा ना, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो दो लाइंस तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये रही और ये रही। आपकी ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। L1 L2 पैरेलल, L3 L4 पैरेलल। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अब क्या करें, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स पूछा गया है, तो एक काम कर लो, इसको मान लो ए बी सी और डी, इनके और इनके बीच में एंगल पूछा गया है, दैट्स द क्वेश्चन। सही है ना, ये क्वेश्चन है। तो क्या कर दें, बोलो जरा, क्या कर देंगे, बोलो। इसमें तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा तो है नहीं। पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे चारों के चारों, चारों पॉइंट आएंगे, पहली लाइन की डायगोनल की स्लोप आएगी, अगली डायगोनल की स्लोप आएगी, उनके बीच का एंगल आ जाएगा, बात खत्म हो गई। हाँ भाई, पर हो जाएगा क्वेश्चन। दोबारा बोलो, लाइंस के पॉइंट नहीं आ रहे, क्यों ऐसा बनेगा, हमने क्या लेना और क्या क्या बनेगा। क्योंकि देखो L1 की स्लोप क्या आ रही है, L1 की, इसकी स्लोप क्या आ रही है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कितना बनेगा, माइनस का b बाय ए। सही है। अब ये L1 की बात कर रहा हूं, अब L4 की स्लोप क्या आएगी, m/4 माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस का a बाय बी। तो ठीक है ना, दोनों की स्लोप बराबर थोड़ी ना आ रही है, और दोनों का प्रोडक्ट -1 भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, पक्का तो पैरेललोग्राम तो बनेगा, ये तो तय पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और बराबर होती है, तो यहाँ आ रही है वो बात, कहाँ दिक्कत है, कहाँ कंफ्यूजन है इस बात में, बताओ। प्लॉट गलत कर रहे थे, चलो अभी समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमें डायगोनल्स के बीच में एंगल चाहिए, तो यही तरीका बचता है, और तो क्या करोगे इसके अंदर में, और तो कोई वे आउट नहीं लगता मुझे कि पॉइंट्स निकाले बिना अगर हम कोई तरीका इसमें बनता है क्या, सोच रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या वे आउट हो सकता है, नहीं और तो कोई वे आउट नहीं हो सकता। कोई दिया हुआ है क्या इसमें, हिंट दे रखा है क्या 25वें में, और कुछ, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज अ रोम्बस। रोम्बस कैसे आ जाएगा, रोम्बस होने के लिए 90 डिग्री तो नहीं, हाँ ये चेक करना जरूर चाहिए था कि रोम्बस है कि नहीं है वो। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों लेंथ्स बराबर होती है, चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है, और ये बात सही है, ये रोम्बस ही होगा, इसीलिए एंगल इसका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों आ जाएगा, कौन बताएगा क्यों होगा ये रोम्बस, बिना सॉल्व करे कौन बताएगा, ऐसे ही पता लग रहा है, क्यों पता लग रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अरे भाई, चारों लाइनें लगभग सिमेट्रिक है, चारों लाइनें लगभग सिमेट्रिक है, इस तरीके का सिस्टम बन रहा है, तो ये पक्की बात है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये लेंथ कैसे निकलेगी, इंटरसेक्शन से इन दोनों के, है ना, L1 L3 L2 L3 के, और L2 के पैरेलल L1 का इंटरसेक्शन इसके साथ में, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में, और ये पॉइंट कॉमन है। आप इसको ना एज अ रिजल्ट ही याद रख लो, सॉल्व ना करना पड़े, ये पक्की बात है, लेंथ बराबर आएंगी, है ना, करके देखोगे वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे पता लग ही जाएगा, वो मना ही नहीं है।
लेकिन ये एक रोम्बस बनेगा, ये कंफर्म है, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों लाइंस जो है ना, ये लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ में, इसके पैरेलल लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ में, तो ये जो डिस्टेंस आया ये वाला, और ये वाले पॉइंट से इसी का इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर ही आएगा, पक्की बात है। ये हम एक सिमेट्रिक फील आने वाली बात से हम कह सकते हैं, कि इंट्यूशन वाली बात से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको ध्यान रख सकते हो, मैं तो कहूंगा, क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि सिमेट्रिसिटी में किस बात को कह रहा हूं, कि जो लाइंस आ रही हैं, एक बार लाइंस में, एक लाइन में इक्वल टू 1 आ रहा है, उसके इस लाइन में इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इस लाइन में इक्वल टू 1 आ रहा है, इस लाइन में इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इस लाइन में इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? दो पैरेलल लाइनें, एक में 1 आ रहा है इक्वल टू, एक में 2 आ रहा है, दो दूसरी पैरेलल है उसमें भी एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी ना डिस्टेंस निकालते हुए, तो क्लियर है। हाँ, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4 हो जाता मान लो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे, तो बिल्कुल गलत थी बात ही, तो शायद वो रोम्बस आता भी नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड हो गई बात? फिर कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता, और बेचारा नहीं था। सही है ना? ऑल ओके, डन। ठीक है जी, चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 25 के बाद क्या डाउट है? 25 के बाद 26 भी डाउट है। 26, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अब x√3, अच्छा एक तो लाइन आ गई y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, है ना, और एक लाइन आ गई, स्लोप क्या आ रही है, -√3, है ना, -√3, यानी माइनस का मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो एक लाइन तो इसको प्लॉट ही कर देते हैं ना। अगर y को 0 करेंगे तो 2/√3, और x को 0 करेंगे तो 2। एक लाइन ये आ गई, और इसने जो y इक्वल टू mx, यानी ये वाला जो एंगल बनाया, ये 120 डिग्री है। सही होगी बात, ये क्लियर है। और दूसरा क्या आ रहा है, एक आएगा, y को 0 कर दोगे तो x आएगा 1/√3, यहाँ y को 0 करते थे तो 2/√3, ये 1/√3 आएगा, और दूसरा x को 0 कर दो तो y आएगा -1, यानी ये। किसका? अच्छा, -1/√3 आएगा क्या? अच्छा, ठीक है। ये वाला सही लिखा हुआ है। एक बार y को 0 करेंगे तो 2/√3 आएगा, x को 0 करेंगे तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार y को 0 करेंगे तो माइनस का 1/√3 आएगा, यानी माइनस का 1/√3 यहाँ कहीं आएगा, और वो x को 0 कर दोगे तो y -1 आएगा, y 1 आएगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ आएगा। सही है, क्लियर। ऐसी लाइन बनेगी, इसका मतलब ये ट्राइंगल की बात हो रही है, दिस वन। एक लाइन ये रही L1 इक्वल टू 0, ये लाइन रही L2 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस की बात हो रही है। सही है, तो बस ये तो पता लग गया ऐसे ही। ये 120 है, तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ, और ये वाला एंगल कितना हुआ, y इक्वल टू mx√3, ये भी कितना हुआ, 60। तो बचा कुचा वो भी क्या हुआ, 60। तो ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। खत्म होगी बात, आगे समझ में? ठीक है क्या, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 के बाद क्या डाउट है? 26 के बाद आ गया 32, 33, 36, 38। 32, 33, 36, 38, ये डाउट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 32। आज आपकी क्लासेस नहीं है क्या, और कोई? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है। क्वेश्चन नंबर 32, 32, 33, 36, 38। फुट एंड इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन, ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ये एक इसका थीटा वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये फाई वाला कोऑर्डिनेट है, ऐसा मान लेते हैं एक मिनट के लिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन,
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी ये O है, ये M है, परपेंडिकुलर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ओरिजिन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। समझ में आ गई बात है? यानी वी आर इंटरेस्टेड इन M का कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अंडरस्टूड होगी बात? ठीक है जी। ओ एम, एम का कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकलेगा? क्या मुझे इसकी स्लोप मालूम है? बोलो। y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस वाई वन निकल लेंगे। ये स्लोप आ गई तो इसकी स्लोप आ गई, यस और नो। ये स्लोप आ गई तो y इक्वल टू mx फॉर्म से ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जो भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी y इक्वल टू mx फॉर्म की हो जाएगी। ये लाइन आ गई और ये लाइन की इक्वेशन तो ऑलरेडी है ही है, स्लोप है, 2 पॉइंट्स है, उन दोनों को सॉल्व कर दो, ये पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। क्लियर है? बेटर है इसको एज अ रिजल्ट याद कर लो, इस क्वेश्चन को। बेटर है इस क्वेश्चन को एज अ रिजल्ट याद कर लें, या फिर थीटा की वैल्यू एक बार 30 डिग्री और एक बार 45 डिग्री या कुछ इस तरीके से वैल्यू पुट करके ऑप्शंस में से आंसर निकालो, और उन्हीं ऑप्शन के अंदर में भी थीटा वही वाले वैल्यूज और फाई की वही वैल्यू पुट कर लो, जो मैच कर रहा है वो आंसर आ जाएगा। करना तो पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। क्लियर होगी बात? ये अंडरस्टूड है? क्लियर? वैसे एक और चीज समझ में आती है इस क्वेश्चन को देख करके, ये एक सर्कल है ए, थीटा और फाई। देखो एक और चीज बताता हूं, इसका आंसर देखना, ऑप्शन नंबर 3 है क्या? 3 है ना? सी है? इसका आंसर देखो कितना बढ़िया तरीका बता रहा हूं, बिना कुछ करे। ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। क्या आपको नहीं लग रहा है एक ऐसा पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हो, सेंटर 0 0 रेडियस ए। अगर सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। इसी तरह ए कॉस फाई कोमा ए साइन फाई, वो भी उसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। यानी ये एक पी पॉइंट है, ये एक क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट थीटा आ गया, इसका कोऑर्डिनेट फाई आ गया। यस सर नो? सर्कल का सेंटर कहाँ है? ओरिजिन लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। सही है बात ये? अब क्वेश्चन ने क्या करना, ओरिजिन से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, किसके ऊपर? पीक्यू के। पीक्यू क्या है? सर्कल की कोड। सर्कल की कोड पर सर्कल के सेंटर से कहां पर आकर के स्ट्राइक होती है बात? मिड पॉइंट। पी का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, उनका मिड पॉइंट निकालना सेक्शन फॉर्मूला से पता, आंसर आ गया। समझ आ गई बात? ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इसको करने का, रादर देन डूइंग इट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन को देख करके आपको फील आ जानी चाहिए, या सर्कल वाली बात आ रही है, हाँ या ना। डन होगी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? एंड समझ में आ गई बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 32 था। अब 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है जी, ये कोई एक लाइन दे रखी है, ये ए है, ये बी है। ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, 2x माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये एक लाइन दे रखी है, एंड p क्या है? 1,2 इज सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी पॉइंट है 1,2। क्या 1,2 इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है? ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इस दोनों लाइन के ऊपर, ये पूरी लाइन है, ये एक लाइन आगे तक जा रही है, ये एक आगे आगे तक जा रही है। इसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक ए ये रहा, एक बी ये रहा। पी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 1,2। एक्स को 1 पुट करे, 1 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस का 2 0 नहीं आ रहा, तो पी पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं लाई कर, तो पक्की बात है, तो ए और बी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। और पी का कोऑर्डिनेट 1,2 कहीं ना कहीं लेटर से यहाँ लाई करना, पी, है ना, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए पी बी के बराबर है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो तो कहीं पर भी लाई कर सकता है, पी ए पी बी के बराबर है। यानी पक्की बात है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी पूछा गया है आपने से, तो कौन बताओ क्या करेगा इसके अंदर? सेटिस्फाई कर दोगे किसको? ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर दोगे इस लाइन से, वो आंसर मैच कर जाएगा। बढ़िया तरीका। और कोई तरीका इसके अलावा? इसके अलावा कोई और तरीका?
सोच लेते हैं एक और, ठीक है ना। ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं इस लाइन के ऊपर, है ना। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। एक मिनट के लिए मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पक्की बात है क्या मैं बोल सकता हूँ, पी लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। ये सुनो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है क्लास में पहले कि पी ए पी बी के बराबर तब होगा जब ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर वो लाइन लाई करेगी, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पी हो सकता है, तब पी ए बराबर पी बी आएगा। ये सुनो, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी स्लोप पता है तो इसकी भी स्लोप आ जाएगी, इसकी भी स्लोप आ जाएगी, और इसकी स्लोप आ गई, फिर दोबारा ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर भी, है ना। स्लोप आ गई, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल लाई ऑन दिस लाइन, मिड पॉइंट आ गया मान लो ऑप्शन से, और पॉइंट आ गया तो वो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम पी से सेटिस्फाई करा करके देख लेंगे। तो बात एक ही है, बेटर है वही तरीका कर लो, कोई इश्यूज नहीं। सही है, समझ में आ गई बात। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑप्शंस में जो भी लेटेस्ट से मैंने ऑप्शन नंबर ए को आंसर सही माना, है ना, तो वो बी का जो मिड पॉइंट है वो पक्की बात है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। बस जो कर रहा है वो आंसर है, ठीक होगी बात। हाँ, तभी मैंने कहा ना, मैंने उसका आंसर बोल तो दिया। उसका आंसर ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मैंने x1 y1 x2 y2 मान लिया। ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर से लाई करने वाले कोई भी पॉइंट से ए और बी की दूरी बराबर होगी, है ना। पक्की बात क्लियर है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने को, कितना है, 1,2, है ना, 1,2। इसकी स्लोप पता है तो इसकी स्लोप भी पता है। ऐसे कर दो, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये भी स्लोप पता लग गई, ये स्लोप आ गई, ये पॉइंट आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन पता, दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, वो जो पॉइंट आया वो आंसर है। वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट ही तो है। क्लियर होगी बात, नहीं आया समझ में, है ना। ऑप्शंस की बजाय ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड होगी बात, पक्का। जो लोग लिख नहीं रहे हैं ना, मैं उनका अभी ये खत्म होने वाला है तो क्लास के बाद अभी टेस्ट लेने वाला हूँ मैं भी, इन्हीं क्वेश्चन में से, ठीक है। अब लिखना सारे शुरू कर देंगे, अब एकदम से आएगा, ओह हमें तो ये आता नहीं है, हमें लिखना था ये तो, तो ठीक है ना बात, ये आता है, समझ में आ रहा है। समझ, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए जनरली हम ऐसा ही मान के चलते हैं, लिख लेंगे तो हम समझ लेंगे बाद में। तो आप ना तो लिख रहे हो और ना थोड़ा बहुत समझा पा रहे हो मेरे को, आप कहना क्या चाह रहे हो, तो गलत है बात, है तो इसे लिख लें। ऐसे तो खत्म होने वाला है, दो चार ही क्वेश्चन रह गए इसके अब, ठीक है। चलो क्लियर होगी, 32 हो गया, 33 हो गया, अब 36 और 38 की बात कर ले। अच्छा सर लिखे, एकदम से याद आ गया। अभी डन, लिख लिया, अरे वाह।
36 और 38। यार काम चोरी मत करो, पता है ईमानदारी से जब करते हैं चीजें तो रेसिप्रोकेशन भी तभी होता है ईमानदारी से। वी शुड बी ऑनेस्ट इन डूइंग द सेम, ठीक है ना, वो गलत बात है, वरना मजा नहीं आएगा बात में। क्वेश्चन नंबर 36 और 38। इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये तो निकाल ही दोगे ना। क्या हो गया, मिड पॉइंट तो खेलना है यहाँ पर, क्या करना है। इमेज ऑफ 1,2 विद रिस्पेक्ट टू 2,1 -2, -1, ये मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। मिड पॉइंट वाले तरीके से निकाल लोगे ना इमेज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है जी 36। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 था क्या डाउट। 36 के बाद 38 है डाउट। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। यार ये मैंने क्लास में कराया हुआ आप लोग को, इसका आंसर सेंट्रॉइड है। चेक करना इसका आंसर क्या दिया हुआ 38 का, क्या दिया हुआ सेंट्रॉइड है, मैंने कराया हुआ क्लास में आप लोग को। याद है कराया हुआ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन मानी थी, एक पॉइंट था। मैंने पर वहां पर एल्जेब्रिक सम और ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फर्क बताया था। एल्जेब्रिक सम में बताया था मैंने कि मॉड हटा देते हैं, और ए एक्स वन मतलब एक ऐसी लाइन ली थी ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट पी लिया था, एक पॉइंट क्यू लिया था, एक पॉइंट आर लिया था। ये पॉइंट x1 y1 माना, ये पॉइंट x2 y2 माना, और ये पॉइंट x3 y3 माना। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से अलजेब्रिक सम, यहां से यहाँ तीनों का सम करके 0 कर दिया था। यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 था। यहां से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गायब हो गया, उधर सी 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 ऐड होकर के 3c बनेगा, 3 को नीचे ले आएंगे तो वो क्या बनेगा, वो बन जाता है ए टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड 3, और b टाइम्स ऑफ वही सिग्मा y डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड कहलाता है ट्राइंगल का। बताई थी ये बात कि नहीं बताई थी, कराया था क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट में। समझ में आ रही है बात ये। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 38 इज डन। 38 के अलावा और क्या बच रहा है, 42 है बस खाली, 39 भी है, 39 और 42। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्या परेशानी इसमें, लंबा जा रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। परपेंडिकुलर तो निकालना है, इसका निकालना है m1 m2 -1, वो वहां से लाइन स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ भाई 42 डाउट है भव्य आपका। 42 सुन लो। इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पाई। अगले वाले में बीटा दे रखा है और ये पाई दे रखा है, अगले वाले में गामा दे रखा है और ये पाई दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा गया है ना, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया और इन सेंटर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देख करके ना मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी फॉर्मेट नजर आया, लिख लग रहा है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। क्या ये एक लाइन की इक्वेशन होती है ऐसी। याद आ रहा है कुछ, इस लाइन की इक्वेशन की तो नॉर्मल फॉर्म याद नहीं आ रहा, करने की कोशिश कर रहा हूं इससे। एक्स कॉस अल्फा, हो सकता है इसका दूसरा भी तरीका मिल जाए अभी, लेकिन अभी हम इस तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट अपीयरेंस में क्या फील आई उसको देखने की लिख करके बात कर रहा हूं मैं। क्लियर होगी बात ये।
ये लाइन की इक्वेशन नजर आ रही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसी तरह अगले में बीटा दिया हुआ है, अगले में गामा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, अच्छा एक अगर ये ऐसी लाइन आ जाए, ये अब बीटा हो जाएगा, और ये ऐसी आ जाए लाइन, ये यहां से गामा हो जाएगा, यही मतलब होगा ना, अल्फा बीटा गामा, सही है ना। और पी आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो पाई दिया हुआ है, पी जो दिया हुआ है वो पाई दिया हुआ है, सही है। अच्छा, और एक और चीज, इन सेंटर क्या होता है, ये तो डायग्राम बन गया, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं लाइन, ऑब्वियस सी बात है, एक्स, ये लाइन इससे जाकर के मीट कर जाएगी ऐसे, है ना, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर होगी बात ये वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। मैं एक सिंपलेस्ट भाषा में बात करूं तो ये अगर एक सर्कल है, ये है ना, ये क्लियर होगी बात ये, सही है। यही होता है ना इन सर्कल, इन सर्कल का जो सेंटर हो गया, और इन सर्कल क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, जो ट्राइंगल के अंदर में इंस्क्राइब्ड होता है। अब इन सर्कल की एक और खासियत होती है, क्या खासियत होती है, कि इस सेंटर से इस लाइन का, ये लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होगा, बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि तीनों लाइनें क्या करेंगे, एक्ट करेंगे ऐसा, टेंजेंट एक्ट करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात, की नहीं आ रही, पक्का समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है। अब इससे मुझे साफ साफ पता लग रहा है अल्फा भी जीरो होगा और बीटा भी जीरो होगा, मुझे ऐसे देखने समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा आंसर जीरो होगा, क्यों होगा बता देता हूँ। क्या आंसर है, चेक करो पहले इसका आंसर, आंसर क्या है, जीरो। अल्फा और बीटा दोनों जीरो होंगे, देखो कि ये क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको फील आएगी कैसे। मुझे ये दिख रहा है, ये पहली लाइन दे रखी है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पाई, इसका सेंटर से डिस्टेंस तीनों लाइनों का बराबर होना चाहिए। अभी अभी यही तो बात करिए हमने, उस पॉइंट से इन सेंटर से डिस्टेंस तीनों लाइनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पक्की बात है, जीरो जीरो से तो ऐसा हो ही रहा है, जीरो जीरो पुट करूंगा तो जीरो कॉस अल्फा प्लस जीरो साइन अल्फा माइनस का पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या डिस्टेंस बना, पाई। क्या डिस्टेंस बना, पाई। तीनों केस में क्या बना, पाई। मतलब मेरी बात सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आंसर खत्म बात, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात, आगे बात समझ में। और ऐसा यहां भी फील हो रहा है, अरे यहां भी तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, वही तो आ रहा है एक्चुअली में, वो जो सर्कल बन रहा है वो यही तो सर्कल है, वो यही तो सर्कल है जो मैंने आपको अलग से बना के दिखाया। आगे बात समझ में, पक्का, डन होगी बात। सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन देख करके फील आनी चाहिए, वरना लंबा क्वेश्चन तो करने का तरीका अधिकतर बच्चों के पास हो जाता है। एक सटीक तरीका समझ में तब आएगा जब हमें हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी और क्वेश्चन का एसेंस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से हम बेईमानी नहीं करेंगे, तुम छोटी सी बेईमानी करोगे क्वेश्चन से तो क्वेश्चन हावी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल ईमानदारी से, चालाकी से, ऑनेस्ट बिल्कुल, उस पर होमवर्क करते हुए प्रॉपरली, पूरी चीजों को समझते हुए तब काम करें। अपने आप को झूठ मत बोले कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है। कायदे से आज हमने ये 42 क्वेश्चन, ये रहे 70 क्वेश्चन वहां के, हमने 110 मोर और लेस 100 क्वेश्चन हमने कर लिए आज की क्लास में। और मैं मान के चल रहा हूँ 100 में से अधिकतर बच्चों ने 60 से 70 क्वेश्चन करे हुए थे। 60 से 70 क्वेश्चन अगर करे हुए, इसका मतलब एक बेसिक लेवल से ऊपर लेवल पे ऑलरेडी आप सब लोग आ चुके हैं। हमारे टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, एक एक स्ट्रेट लाइन के, सर्कल के, कितने कितने 60 70 तो क्लास में इलस्ट्रेशन करा दिए होंगे मैंने, 50 50 तो कराई दिए होंगे, 50 नहीं 40 तो कराए होंगे, और एक एक दो दो टेस्ट भी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हम मोर देन अप्रोक्सीमेटली 125 एटलीस्ट क्वेश्चन हम एक चैप्टर के कर चुके हैं, है ना। वो भी हमें आते हैं, उतने भी हमने कर लिए, तो वी आर इन अ कंडीशन, गुड कंडीशन टू सॉल्व ऑल द गुड क्वालिटी क्वेश्चंस नाउ, ठीक है ना। तो प्लीज ढंग से करें, आपने बहुत सारी मेहनत करी है पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर में, जब से स्ट्रेट लाइन शुरू हुआ है। इस मेहनत को बहुत और अच्छे से रंगत लाने का समय अब है। ये वैसी बात है, जिम में जाते हैं तो इनिशियली तो आप एक्सरसाइज बहुत थोड़ी सी कर पाते हैं,
उसके बाद धीरे धीरे आपकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के बाद फिर आपको ट्रेनर भी वहां पे ये बोलता है अब आप थक गए हो, अब थोड़ा और करो, अब और इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो वही बात मैं आपसे यहां भी कह रहा हूं, आप ऑलरेडी काफी काम कर चुके हो, अब राइट टाइम है, अब आपका ग्राफ इन चैप्टर्स के अंदर और ऊपर आने के लिए आपको थोड़ा और एफर्ट कर लो, परेशानी जरूर होगी, लेकिन एक बार हो गया सब बढ़िया, मस्त हो जाए काम, कोई चक्कर ही नहीं है। क्लियर होगी बात ये? पक्का? ठीक है ना? सो वी आर डन विद दिस। अब मुझे बता दो, पैराबोला आज कराना है डिस्कशन, या मैं आज एलिप्स शुरू कर दूं? पढ़ाऊंगा तो है, ऐसा तो कोई वो ही नहीं है सेकंड थॉट कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। बोल दो, एलिप्स शुरू कर दूं? ठीक है ना? डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ। 40-41 भी बता देते, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ना? एलिप्स शुरू कर देते। क्वेश्चन नंबर 40, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। एक लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई थ्री, वाई इक्वल टू एक्स बाई थ्री, ये लाइन y इक्वल टू एक्स बाई थ्री, L1 लाइन आ गई। दूसरी है y इक्वल टू माइनस का 3x, y इक्वल टू माइनस का 3x, यानी ऐसी लाइन, ये L3 लाइन है। सही है? तीसरी लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये रही L2 लाइन। द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0 पासिस थ्रू, किससे पास कर रही है? निकाल दो ना इसका, आसानी से निकल जाएगा क्या। पहली बात तो एक चीज देखो जरा, इसकी स्लोप क्या आ रही है 1/3, इसकी स्लोप क्या आ रही है -3, दोनों का प्रोडक्ट -1, यानी ये रहा। ठीक, यानी ये क्या हो गया इसका ऑर्थो सेंटर, क्या हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। और जो लाइन चाहिए आपको, ये किससे पास कर रही है? ओरिजिन से, ओरिजिन से पास कर रही है, यानी ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है, खत्म होगी बात, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? पक्का है ना? स्पेशल केस ढूंढना पड़ेगा, वरना गधों की तरह सेंट्रोइड निकालना, ये करना वो करना, वो तो कभी भी डुएबल है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अरे सर के लिए क्लैपिंग करो, आज आए हैं बहुत दिन बाद, प्लीज क्लैप करो। अरे कर दो यार, कैसे बेशरम बच्चे हो। प्लीज सर बैठो सर, हाउ आर यू सर, यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडे। ठीक है ना? बैठ जा, अभी 5 मिनट में नया चैप्टर शुरू करने लग रहे हैं, एलिप्स। ठीक है ना? तो पास होके आए, आयन तो पास हो गया, आयन पास हो गया ना? मतलब उम्मीद है। अभी एक ही हुआ है पेपर आपका? सारे हो गए? अच्छा, मैथ्स का भी हो गया है? अरे वाह, उसमें भी पास है तुझे लग रहा है? यार इसने ना धुरंधर मूवी 3-4 बार देख ली है। पक्का? चल ठीक है, चलो। हंस है, उम्मीद में दुनिया कायम है। चल ठीक है, चलिए, यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। अब 41 भी बताना डियर। 41, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस। देखो जरा, इससे एक चीज समझ में आ रही है, देखो सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी समझ में आ जाएगा। एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 7, और जो आखिरी लाइन है उसकी स्लोप देखो जरा ध्यान से, क्या आ रही है 8/6, 8/6 मतलब 4/3, इसकी क्या आ रही है -3/4, दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों का इंटरसेक्शन 90 डिग्री। तो अब पक्की बात है, जो ट्राइंगल है वो ऐसा बन रहा है। सही है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ये सर्कल आएगा पक्की बात है। इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, आपको लग रहा है ये डायमीटर है? ये कौन सी लाइन है जो बच गई लाइन?
तीसरी कौन सी है? 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 0 आंसर खत्म बात। वन ऑफ द लाइन ट्राइंगल में तीन में से दो 90 डिग्री बना रही है तो तीसरी डायमीटर है, खत्म, वन ऑफ द डायमीटर है। ठीक होगी बात, अंडरस्टूड? हाँ भैया ओके। 40 सेकंड में अल्फा बीटा गामा की कुछ भी वैल्यू रख लें, हाँ, तो तभी तो बात है ये। क्यों? अरे मेरी बात समझो ना, इसलिए लिया मैंने, मेरी बात सिंपल समझ तू। ये वो ट्राइंगल है, ठीक है, तीन लाइन तो है, ये तो तय हो गई बात, तीन लाइन ने मिलकर ट्राइंगल बना दिया। ये एक सर्कल है जिसका कि मैं जिक्र कर रहा हूं, ये इन सेंटर। मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, और क्या वो पॉइंट एक इन सेंटर होगा, हाँ या ना? उसी पॉइंट को इन सेंटर, यही तो डेफिनेशन होती है इन सेंटर की, करेक्ट होगी बात। क्या 0 0 पुट करने पर ऐसा हो रहा है तीनों लाइनों में, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, बात खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं? अल्फा बीटा गामा का, अरे इन सेंटर मैंने कहा अल्फा कोमा बीटा आ गया, उस अल्फा को छोड़ दे तू, जो तीन लाइन में दे रखा है उसको मार गोली तू। क्वेश्चन की लाइन स्टेटमेंट पढ़, द इन सेंटर इज अल्फा कोमा बीटा, लिखा है क्वेश्चन ने, तो मेरा इन सेंटर क्या आया? 0 0, तो अल्फा इज 0, बीटा इज 0, खत्म होगी बात। क्लियर है? आपने अगली लाइन नहीं पढ़ी थी इसलिए आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे। डन होगी बात ही, पक्का? चलिए ये पकड़ो भाई। सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। इसके अलावा जिसको भी अगर कोई डाउट बच रहा है स्ट्रेट लाइन और सर्कल में, वो अब से क्लास से पहले या क्लास के बाद पूछेगा बच्चा। ठीक होगी बात ये, आई एम डन विद दैट। और पैराबोला का डिस्कशन अब लोग कल 11:30 वाली क्लास में पैराबोला का डिस्कशन कर देंगे हम लोग। 11:30 से 1 विल बी सफिशिएंट। लेवल 1 असाइनमेंट 1 जो भी उसकी बच रही है, और जो आप लोगों को कल असाइनमेंट या परसों जो मिला था टेस्ट, उसका भी डिस्कशन अगर रिक्वायर्ड है वो कल ही निपटा देंगे। जिन बच्चों ने वो टेस्ट नहीं दिया था, कईयों ने नहीं दिया था, उसको टेस्ट को लेके जाए आज और करके आइएगा। क्लियर है?